You are welcome to Success Fix program, Nitin, and many congratulations to you कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के एग्ज़ाम में आपने ऑल इंडिया 32 रैंक प्राप्त किया है. दैट इज़ रियली ग्रेट अचीवमेंट. तो नेचुरली अभी तो बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग आ रही होगी पर रिजल्ट के बाद कैसा लग रहा है आप? सर अब थोड़ी शांति है दिल में. हाँ. और एक रिलीफ है कि अब इस साइकिल से तो निकले खैर बाहर. और उसके बाद एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी है कि आई वॉज एबल टू गेट टू देयर. और मुझे पता है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपके साथ compete करते हैं और स्टिल सभी का नहीं होता है. राइट. एंड सो वन शुड बी वेरी ग्रेटफुल जब भी इस तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव अगर हो पाता है तो ग्रेटफुलनेस ही. आपके मन में भी कई बार डाउट्स आते होंगे कि होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 साल का लगातार सफ़र है. अब पहली बार में आपका प्री नहीं हुआ, दूसरी बार में मेंस नहीं हुआ और तीसरी बार में इतना अच्छा रैंक लेकर के आईएएस बन गए हैं. लेकिन ये पूरी जो जर्नी थी उस बीच में जैसे जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई तो आपने उसको कैसे कवर किया? सर ये एक तो जर्नी लंबी है और आपको हर दिन कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ता है. उसकी वजह से कई बार हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, या फिर कुछ फेलियर्स हमें फेस करने पड़ते हैं. जैसे मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो उस दिन आदमी को एक शंका और एक सेल्फ डाउट की फीलिंग ज़रूर आती है और उसे लगता भी है कि क्या ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट उस दिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने जो एकदम फंडामेंटल मोटिवेशन जो आपकी थी उनके ऊपर फिर से रिविज़िट करो और टाइम दो अपने आप को. कुछ समय अकेले में बिताओ, कुछ टहलने निकल जाओ. और मैं ये करता था. इनफैक्ट जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैं आराम से बैठ के अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था घूमने. और तब मैं अपने होम टाउन कठुआ में ही था तो उस टाइम पे वहाँ पे दोस्त भी थे तो मैं उनके साथ चला गया था. और सेकंड अटैम्प्ट में जब नहीं हुआ था, जब मेंस नहीं हुआ था, तो मुझे याद है मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में अपनी गोदान मुंशी प्रेमचंद की किताब है वो पढ़ने बैठ गया था. तो आप कुछ ऐसा काम ढूंढो, जो कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको जीवन भर आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है, तो वो आपको फिर से मोटिवेट करेगी कि क्यों आप चल रहे हो और क्यों आपको चलना है. ये बहुत बड़ा एक सेल्फ डिस्कवरी होता है. कई बार इंसान सोचता है कि मेरे साथ कोई फेलियर मिल गई है तो कुछ अनोखी चीज़ हो गई. इट्स ए काइंड ऑफ टेम्पररी डिफीट. यस. फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता कि अब जो है कि हमारा अब नहीं होगा. तो आप कह रहे हैं कि हमने गोदान पढ़ने बैठ गए, दोस्तों से बात करें, तो कहीं ना कहीं इनर माइंड में, इनर कम्युनिकेशन में आपने सर्च करना शुरू हुआ कि यदि मेरे साथ हुआ है तो इस तरह की चीज़ें और लोगों के साथ भी होगी और आई शुड नॉट एक्सेप्ट इट. मुझे दोबारा अपनी करेक्शन कर करके कहाँ कमी रहेगी उसको पूरा हम करने जा रहे हैं. राइट. इनफैक्ट सर अनुदीप दुरिशेट्टी वॉज रैंक 1 आई थिंक 4-5 साल पहले. तो उनकी भी जैसे कुछ टॉक्स हैं, उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है और उनका भी शायद 5th अटेम्प्ट में जा कर के हुआ था. तो इस तरह की एग्जांपल्स बहुत हैं जो आपको दिखाती हैं कि फाइनल तब तक नहीं होता है जब तक हम डिसाइड नहीं करते. मैंने आपकी डिफिट तब तक डिफिट नहीं जब तक कि आप एक्सेप्ट ना कर लो कि अब हम हार गए, इसको नहीं हो सकता. और इसलिए डॉक्टर सोहन लाल द्विवेदी जी की जो कविता है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और इसकी जो लास्ट लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है. यस. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इनफैक्ट सर अब जब आपने ये कविता मुझे याद दिलाई है तो मैंने भी एक छोटी सी कविता का स्निपेट अपने रूम में लगा के रखा था. ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है. नर हो न निराश करो मन को, वाह वाह. काम करो कुछ काम करो. में रहकर कुछ काम करो, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरनो उत्तर गुंजित कान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये स्निपेट मैंने लिख के रखा है उनका और उसको आप कभी भी रीड करोगे तो आपको ये फिर से वो जो मैं कह रहा था एक फाउंडेशनल जो मोटिवेशन है कि मैं चल क्यों रहा हूँ, तो वो फिर से आपको पुश करता है कि एक बार फिर से.
ये जो आपने कहा ना कि क्यों, जिस तरह से हम कवियों के इतने अच्छे पंक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, ये एक दिन में तो निकलती नहीं। लोगों ने इतने ऑब्जर्वेशन के साथ अपने जीवन में उसको महसूस करके जो लिखा है, तो किसी के साथ अनोखी नहीं होती। लेकिन कई बार जब समस्या आती है इंसान को, तो सोचता है कि शायद मेरे साथ हो रहा है या मेरा ही भाग्य खराब है। लोग उसके बाद चलने चले जाते हैं, लेकिन जीतता वही है जो हारना नहीं चाहता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जामिनेशन की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? सर ये जो एस्पिरेशन थी, जो सपना था, वो काफ़ी मैं कहूँगा 7th 8th क्लास में जब मैं था, तो उस समय मेरे को इस बारे में एक ध्यान था कि यार इस तरह का कुछ करना है। और आगे चल कर के जब कॉलेज की स्टडीज़ थी, उसमें भी हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनके पढ़ाने के ढंग से और कुछ ऐसे प्रश्न उठाने सिखाया उन्होंने, राइट। जो हम अपनी लाइफ के बारे में भी उठा सकते हैं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, और अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। तो जब इस तरह की समझ ग्रो की, तो ये जो विचार था वो और सुदृढ़ हुआ, और एक बेटर कन्विक्शन के साथ, एक बेटर क्लैरिटी के साथ इस डायरेक्शन में बढ़ा। अगर शुरुआत कहेंगे तो वो 7th 8th, इवन इनफैक्ट उससे भी पहले रही होगी। यहाँ आपकी ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्या फैमिली में ऐसे भी कोई बैकग्राउंड है जिसके कारण से आइडिया आया, या एक साधारण परिवार में भी इस प्रकार के आइडियाज़ डेवलप हो सकते? तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे पिताजी हिंदी के लेक्चरर हैं, और मेरी माता होम मेकर हैं, और मेरी एक बड़ी बहन है, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं अभी। बट जैसे मेरे जो दादाजी थे वो एक किसान थे, और छोटे किसान थे। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है। तो उसी की लय में जब आगे चलते हुए हम भी उस सपने को एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि आप एक मामूली बैकग्राउंड से निकलकर कहीं किसी बेहतर पहचान, एक बेहतर योगदान जो समाज को दे सकें, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बस उसी डायरेक्शन में एक काम है। कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है कि आमतौर पे जिस तरह के बैकग्राउंड का आप प्राउड महसूस कर रहे हैं, ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड हम्बल है, कोई बैकग्राउंड में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, हमारे पास गरीबी है, तो हम नहीं कुछ कर सकते। आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में आपके ग्रैंडफादर से लेके फादर से आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बढ़ें, और आप उसी को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पहुँच गए, राइट? इनफैक्ट सर मैं कहूँगा कि ये उसकी एक कंटिन्यूटी में है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फादर मदर, और जो मेरी इनफैक्ट मदर की साइड पे मैटरनल अंकल्स हैं, मामा हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में किए हैं, तो वो हमें हमेशा से ही प्रेरित करते रहे हैं कि हम भी और बेहतरी की तरफ बढ़ते रहें। और ये बस उसी की दिशा में फर्दर। बहुत अच्छा, दिस इज़ ए वेरी बिग पॉइंट, एंड जो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि संघर्ष ही जीवन है, और जो करना चाहते हो ये आगे बढ़ता है। आपकी जो बैकग्राउंड है, आप एक इंजीनियर हैं, वो भी आईटी रोपर से, और आपके पास और भी ऑप्शन थे कि आप करियर में कहीं जा सकते थे, तो फिर सिविल सेवा ही क्यों, वो भी आईएएस क्यों? एक तो सर ये सपना आईआईटी के सपने से पहले का सपना है, और जब आईआईटी की उस तरफ मेरा रुझान बढ़ा था, तो उस समय भी ये था कि ये एक ग्रेजुएशन का रूट होगा आईआईटी। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करूँगा, और एक कॉलेज में जो आदमी को एक्सपोजर मिलता है, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो आगे चल कर के काम आएगा। तो ये सपना उससे पहले भी था, बट स्टिल कॉलेज में भी, और ऐसे भी कभी आप खुद भी कई बार विचार करते हैं कि इंसान का योगदान उसके जीवन से बढ़कर क्या होता है, राइट। ऐसा क्या योगदान होता है जो उसके जीवन से लंबा टिकता है। तो उसमें समाज के प्रति एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे ज़्यादा हो, किसी की भी लाइफ अगर बेटर कर सकें, तो वो जो योगदान है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये जो वो सर्विसेज हैं, ये उस तरह का प्लेटफॉर्म देती हैं हमें, और उस तरह की एक अथॉरिटी भी देती हैं कि हम एक बेटर वे में समाज की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। अंत में जाकर के ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है, और जहाँ पर हमें लगता है कि हमने इस जीवन में एक अलग सा कुछ किया, इतना काम किया है कि हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकें। ये बहुत ही खूबसूरत विचार हैं, और जिसको आपके बिहाफ पे बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, कि सिविल सर्विसेज में जाना
सिर्फ आपके जीविका के लिए नहीं है, बल्कि आप कह लीजिए कि आप अपने लिए तो निश्चित करते ही हैं, यस आप दूसरों की जीविका के उपार्जन के भी इंतजाम करने का सामर्थ्य पैदा करते हैं अपने अंदर में। तो आपकी जब सोच बड़ी होगी कि हम ऐसे जो योगदान करने जा रहे हैं, भागीदारी निभाने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों लाखों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, देश के विकास में भागीदारी निभाएंगे, तो नेचुरली कुदरत भी आपको मदद करता है कि आपके इरादे बड़े हैं, ज़रूर। अपने लिए नहीं बहुत लोगों के लिए सोच रहे हैं। अब आती है तैयारी की जो बात है, उस तैयारी के दौरान में बहुत सारे शंकाएं होती हैं, भ्रम होते हैं स्टूडेंट को, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और स्पेशली जहां आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ऐसी हालत में आपने अपने आप को बचाते हुए सही रास्ते पे कैसे रखा? सर शुरुआत से ही इनफैक्ट जो हमारे गाइड्स भी रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उन्होंने भी जो लिमिटेड सिलेबस बताया, इनफैक्ट सिलेबस जो यूपीएससी का है वो हमें डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, और हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, उनसे हमें आइडिया होता है कि वो किस रेंज में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो हमारा एक गाइडिंग टॉर्च रहता है हमेशा। और स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी हैं, हमें सिर्फ उधर तक ही अपने आप को सीमित रखना है। उसके अलावा हम जो डेली अवेयरनेस है, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, वो हम न्यूज़पेपर और कुछ अच्छी मैगज़ीन्स, मगर हालांकि मैं मैगज़ीन्स ज़्यादा मैंने खुद ही नहीं पढ़ी हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करना और स्टैटिक सिलेबस के ऊपर ध्यान देना, ये हमें फाउंडेशनल जो वर्क है, मतलब फंडामेंटल्स पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमेशा बेसिक जो सिलेबस है और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। और इनफैक्ट इसकी सबसे सुंदर एग्जांपल मैं कहूँगा जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जिस तरह से वो लिखी गई हैं, बहुत ही एक गागर में सागर भरने वाली, वेरी प्रिसाइज कम्युनिकेशन, राइट। उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिटी की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, अब एक जगह हम लक्ष्मीकांत जैसी किताब भी पढ़ते हैं और एक जगह हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th क्लास की, उसमें इतना फैक्चुअल डेटा नहीं है, बट स्टिल जो उनकी राइटिंग है और जो उनका मैसेज है वो उससे ज़्यादा क्लियर है। तो इस तरह की हमारी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स और बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना। रादर जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी, यस, वही आपकी यूपीएससी की लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं इनफैक्ट सर, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है। इनफैक्ट मैं ये कोशिश करता था कि जब मेंस का एग्ज़ाम हो उससे 1-2 हफ्ता पहले कोई एक एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें जो आपको अच्छी लगती है। तो उसमें एक डेमोक्रेसी एट वर्क करके पॉलिटी की किताब है एनसीईआरटी की, तो मैं वो पढ़ता था, क्योंकि उसकी बहुत ही खूबसूरत वे में लिखी गई है वो, और उन्होंने काफ़ी जो राइटर हैं उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट उसमें झलकती है। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन जब आप लिखते हैं, उसमें उस तक की कम्युनिकेशन लैंग्वेज का बहुत बड़ी अहमियत है, वो इंसान को उसको करना चाहिए। वो एक आइडियल है जिसकी तरफ हम कोशिश कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। नितिन, आप कहाँ से रहने वाले हैं? जी, मैं कठुआ ज़िला, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और उसमें एक गांव है जहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर है, और अभी हम कठुआ सिटी में भी रहते हैं। तो आपके शहर से और आपके गांव से पहले भी कोई आईएएस बना आपसे पहले? जो अभी जैसे अभी रिसेंट ये रिज़ल्ट आया तो काफ़ी इस तरह की चर्चा काफ़ी प्रचलित थी। मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे। उस समय 1983 और 1984 बैच के आईएएस रह चुके हैं हमारे ज़िला से। BR शर्मा जी थे, और वो चीफ सेक्रेटरी भी आगे चल कर के बने थे जम्मू एंड कश्मीर के। उनके अलावा एक SS पिलोरिया सर थे, वो भी उनके सीनियर थे। तो उसके बाद शायद कोई नहीं है जो आईएएस में है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो ट्रेंड है एक दोबारा फिर से रीसेट कर दिया, कि वहाँ जो प्रेसिडेंस बहुत पहले बना था वो आपने दोबारा किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इलाके से, आपके गांव से, आसपास में एक बहुत अच्छा एक माहौल बन गया होगा कि नितिन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, आपने 3 एग्ज़ाम दिए, पहली बार आपका प्री नहीं हुआ, थोड़े से मार्क्स से रह गए, 2-3 मार्क्स जैसा आपने बताया। दूसरी चीज़ है फिर मेंस नहीं हुआ, और तीसरे में अचानक आप 32 रैंक पे चले गए। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ? सर, फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि नॉलेज बेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा एफर्ट पुट अप किया था ताकि सिलेबस कवर हो सके, स्टैटिक और न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ कर रखी थी, तो उसकी वजह से नॉलेज बेस तो काफ़ी अच्छा था। बट जो प्रीलिम्स है
ये सिर्फ नॉलेज बेस नहीं होता है, उस दिन आप एग्ज़ाम में क्या कर कर के आते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो वो प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो मेरे को लर्निंग थी मेरे लिए वो, जो कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इसको इम्प्रूव किया था। बट सेकंड अटेम्प्ट में ये गलती थी कि आई वाज टू मच फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, और उस वजह से जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो सफ़र की। और फिर ये चीज़ लर्निंग फॉर द थर्ड अटेम्प्ट में उसमें था। और जब दोनों प्रिपरेशन सही से थी तो थर्ड अटेम्प्ट में जो एक अपना पोटेंशियल था वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल गया। वो आपने सारे करेक्शंस कर लिए, थर्ड अटेम्प्ट आते हुए प्री और मेंस दोनों को बैलेंस कर लिया। नितिन, अपने 3 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बेसिक पॉइंट्स बताइए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम्स में है कि मल्टीपल रिविजन्स ऑफ स्टैटिक, आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी एक कंटिन्यूअस होनी चाहिए और थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, जैसे जस्ट जो प्रीलिम्स है उसके 2 महीने पहले आप ईयरली और हाफ ईयरली कंपाइलेशंस अगर मिलें आपको, तो वो आपको जो आपने पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने में हेल्प करती हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये बेसिक सिलेबस, बेसिक नॉलेज बेस होना चाहिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। और उनको एनालाइज करो कि मैंने अगर सही भी किया है तो क्या सही लॉजिक से सही किया है, और जो गलत है तो वो गलत क्यों है। तो ये बेसिक है प्रीलिम्स के लिए। एक बात और भी है अभी चर्चे में, जैसे अभी 2023 का प्रीलिम्स हुआ हाँ जी। कि भाई ट्रेंड एकदम बदल गया, चेंज हो गया। हालांकि कि हर एग्जाम के बाद ये चर्चा आती है, तो आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या है? सर मैं भी कहूँगा कि ये जब पिछले साल जब प्रीलिम्स आया था तो उसमें पहली बार उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले थे जिनके ऑप्शंस एलिमिनेट करना मुश्किल था, और इस बार उन्होंने उनकी संख्या बढ़ा दी है। तो यूपीएससी हमेशा से ही हर साल वो कुछ ऐसा करते आए हैं कि वो एक ट्रेंड को डिफाई करें, और जो प्रेडिक्शंस हैं उनको वो डिफाई कर सकें, और इस चीज़ में यूपीएससी हमेशा से ही करता आ रहा है। तो जब कोई इस तरह की चेंज आती है तो वो सभी बच्चों के लिए है। ये एक रिलेटिव है, कंपेटिटिव एग्जाम है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब उस दिन क्या होता है, वी शुड बी एक्चुअली क्या है कि सिर्फ नोट से पढ़ना या लिमिटेड रेंज पे पढ़ना जो है वो एक काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, आपने भी कहा कि फंडामेंटल्स पहले आप क्लियर कीजिए, सिलेबस को ध्यान से देखिए, उसको डिकोड कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। कोई और करके देगा और आप करेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। जब आप खुद करोगे तब आपको क्लियरिटी आएगी कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, और यदि रटी रटाई चीज़ कैसे पढ़ लिया कि ट्रेंड ये चेंज हो रहा है, तो वो आपके काम नहीं आएगा। उनके जो फ़ायदा है वो उनमें नहीं है, उन तक पहुंचने में है। हाँ, आप नोट्स कैसे बनाते हैं और एनालिसिस खुद करते हैं, तो वही सबसे मोस्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया। बहुत लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहता है। नोट मेकिंग एक कला है, और नॉर्मली स्टूडेंट्स उससे के नोट्स पढ़ते हैं। तो ऐसी हालत में आप कुछ टिप्स दीजिए कि आपने जो फॉलो किया कि कैसे लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। सर वन ऑफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट नोट्स इज़ सबसे ज़्यादा लर्निंग जो होती है वो नोट मेकिंग के प्रोसेस में होती है, और नोट्स देमसेल्व्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंस आ जाती है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं रेदर देन गोइंग फॉर रेडीमेड नोट्स। और जब नोट्स बनाने हैं तो उसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि एक लॉजिकल सीक्वेंस हो हमारे नोट्स में, हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हों, जिससे हमें एक स्टोरी बनाने में हेल्प होती है। और उसके अलावा हम फर्दर स्मॉलर डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो माइंड मैप्स हैं, एक पिक्टोग्राफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कहूँगा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके सब डायमेंशंस हैं, तो उसको एक हब एंड स्पोक मॉडल में आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि माइंड को एक उसको रिकॉल करने में हेल्प होती है, और जब हम रिवाइज करने बैठेंगे तो बहुत फास्ट रिवीजन होता है। तो नोट्स का जो प्रोसेस है दैट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ नोट्स पे फोकस ना करें ताकि किसी और के नोट्स ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपके पर्सनल नोट्स होने चाहिए, और इसमें मेहनत लगती है नोट्स बनाने में शुरुआत में, और बट स्टिल ये वर्थ है और ये करना चाहिए। इसकी बहुत फास्ट रिवीजन है और देयर वेरी गुड रिटर्न्स ऑफ नोट मेकिंग। मेन एग्जामिनेशन
का जो नेचर है वो प्री से डेफिनेटली डिफरेंट है, बट वो क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, उसको ज़रा बताइए। क्या सर जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है, हालांकि सिलेबस जैसे जो स्टैटिक है वो सेम है, सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट स्टिल अब जब हम सिलेबस में देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि जो GS1 है उसमें ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिलेबस इज़ बीइंग कवर्ड इन GS1 ओनली। तो मतलब GS2 हो गया जिसमें पॉलिटी है, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हैं कुछ, और GS3 हो गया। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें कंटेम्प्रेरी अवेयरनेस के साथ आते हैं। राइट। मेरी प्रिपरेशन 60% मतलब न्यूज़पेपर, मैं कहूँगा कि इट वाज फ्रॉम न्यूज़पेपर द मेन प्रिपरेशन। और यहाँ से न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस है, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, उनका जो एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग होता है, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग डायमेंशंस से सोचने की ट्रेनिंग मिलती है एक तरह से। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करने की आप में बेटर एबिलिटी ग्रो करती है, एक लॉजिकल सेंटेंस लिखने की एबिलिटी ग्रो करती है। तो ये सब न्यूज़पेपर से आता है। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन है, जब ये आपने कर लिया है उसके बाद आप आंसर राइटिंग में जाइए, और क्वेश्चन को जो एक मेंस में क्वेश्चन होता है, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं, और एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें देखेंगे आपकी एक क्वेश्चन है उसको कैसे फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, और वो ब्रेकिंग इस तरह से है कि वो एक लॉजिकल फ्लो है और वो आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चन का। राइट। तो ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो काइंड ऑफ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। और रेदर देन गोइंग फॉर मोर देन 2 और 3 टेस्ट सीरीज़, आप एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करो। जो चीज़ मैंने की थी, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ है, एक जैसे एक बार टेस्ट दे दिया, उसके चेक होकर के आपके पास आंसर शीट आ गई है, आप उनके रिमार्क्स पढ़िए और फिर उसके बाद देखिए, एनालाइज कीजिए कि मैंने क्वेश्चन जो लिखा था वो क्या सही में एड्रेस कर रहा था कि नहीं कर रहा था डिमांड। उसके बाद उनका मॉडल आंसर पढ़िए, और फिर आपको कुछ फर्दर इंसाइट्स मिलते हैं और उनका जो ब्रेकिंग है क्वेश्चन का वो आपको पता चलता है। उसके बाद आप एक बार फिर से आंसर लिखो सेम क्वेश्चन का। नेचुरली जब अपने ही आंसर दोबारा लिखोगे तो चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ इनफैक्ट शुरुआत में 4-5 बार एक ही क्वेश्चन के लिए किया है। तो आगे चल करके जैसे फर्दर आपकी प्रैक्टिस इसमें ग्रो करती है तो आप जस्ट एक बार ही उसको फिर से लिखोगे, मगर मल्टीपल आंसर्स को जाना सही नहीं है, एक ही आंसर को फर्दर एनालाइज करना कि ये इसको कैसे एड्रेस किया। उससे से एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा कि कैसे आपको लिखना है। उससे आपके माइंड में एक एज सुन एज यू रीड क्वेश्चन आप ब्रेक कर लोगे उसको पार्ट्स में, और आप फिर एक एक पार्ट को एड्रेस करोगे, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा पूरा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपने हाईलाइट किया है, रीडिंग न्यूज़पेपर। आपने कहा 60% प्रिपरेशन मेरा न्यूज़पेपर से हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही क्लियर नहीं होता है कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके बारे में आपकी स्पेशल कमेंट चाहता हूँ। सर इस पे क्या है कि सर बहुत सारे जो लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कई बार अपना एक लिस्ट देते हैं कि दीज आर द टॉपिक्स टू बी रेड हर दिन के लिए। वो आप शुरुआत में देख सकते हैं, आपको आइडिया होगा, मगर जो मैनेज किया था वो ये था कि आप सिलेबस को वीकली या फिर 2 हफ्ते बाद सिलेबस को रीड कर लो एक बार। बहुत सारे टॉपर्स भी हैं और सीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि आप उसको याद ही कर लो सिलेबस को। सिलेबस यस, एकदम बिल्कुल बाय हार्ट एकदम होना चाहिए। तो मैंने वो किया था, मैंने एक पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि बाय हार्ट क्यों करना, मैं इसको रीड कर लूँगा। अभी रीड किया, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर रीड कर लूँगा, और ये थ्रू आउट प्रिपरेशन दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम जाने, दैट इज लाइक ए कंप्लीट रोड मैप फॉर यू। आपके माइंड में वो वर्ड्स रहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल शुड हैव फेथ इन वंस मेमोरी, कि मुझे याद रहेगा, कोई बात नहीं, उसको पढ़ लेंगे, उससे आपके माइंड में वो वर्ड्स रहते हैं। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रेलेवेंट है, तो सिर्फ उन टॉपिक्स को टिक कर लेना है एक बार, फ्रंट मतलब स्किम रीडिंग में एक टिक कर लेना, और उस फिर बाद में उस एक एक आर्टिकल को पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि हम रेलेवेंट रहते हैं अपनी प्रेपरेशन को लेकर के, और साथ ही साथ हम प्रिपेयर भी करते रहते हैं कि किसी भी मटेरियल में से अपना रेलेवेंट टॉपिक कैसे चूज़ कर निकालेंगे। राइट। एक्चुअली जो आपने कहा, थोड़ा सा हम आपके बिहाफ पे ब्रीफ कर दें कि जब आप अपने सिलेबस को ठीक से डिकोड करोगे, समझोगे, और आपके दिमाग में उस सिलेबस के टॉपिक्स वर्ड्स होंगे, तो जब आप जैसे न्यूज़पेपर को देखेंगे तो आपके अपने आप रिकॉल हो जाएगा
कि ये चैप्टर और ये आर्टिकल और ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सर, जब आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं प्रीलिम्स के भी, तो भी आपको लर्निंग होती रहती है कि ये टॉपिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जब भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मुझे इस तरह का फोकस करना है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? सर ज्योग्राफी। अब आप इंजीनियर हैं, यस लेकिन आपने ज्योग्राफी लिया, यस सर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, और आपने क्या क्राइटेरिया अपना है सेलेक्ट करने के लिए? सर इनफैक्ट जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो इन सब्जेक्ट्स में नहीं आता है, यूपीएससी के जो ऑप्शनल लिस्ट है। एक तो वो रीज़न भी है, उसके अलावा मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड था, तो मुझे लगता था कि ज्योग्राफी जो है उसमें साइंटिफिक पोर्शन काफ़ी सारा इनफैक्ट है भी, तो वो हेल्प करेगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट भी था ज्योग्राफी में, और जो ओवरलैप है इसका जीएस पेपर्स के साथ, GS1 है, GS3 है, राइट। और एसेज में भी आपको हेल्प करता है, प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। तो वो भी रीज़न था कि क्यों ना इसे ही ऑप्शनल रख लिया जाए, क्योंकि ये ओवरऑल प्रिपरेशन के साथ चलता रहेगा। उसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूँगा, आफ्टर हैविंग रेड ज्योग्राफी, तो मुझे ये पता चला है कि काफ़ी मेरी परसेप्शंस सही नहीं भी थी, और ज्योग्राफी में काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आता है, और ये इंटायरली साइंटिफिक नहीं है, एक सिंथेसाइज्ड सब्जेक्ट है जिसमें साइंसेस भी हैं और ह्यूमैनिटीज़ भी हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑप्शनल जो आप में थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करता है और आपको लगता है कि आई कैन डू जस्टिस टू इट, तो यू शुड गो फॉर इट। कुल मिलाकर के जो निकल कर आया कि आपको उस सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो फिर आपको वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना वो टाइम डिमांड करता है। और इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक टॉपर थे, उन्होंने कहा था अगर उस सब्जेक्ट में आप बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड जाने की भी हिम्मत रखते हो, कई बार कुछ ऐसे डाउट्स आपको लगते हैं, तो इट शोज़ कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें। तो इस तरह से हम, वो अपने आप जब इंटरेस्ट है तो नेचुरली आप ज़्यादा उसमें जानने की भी कोशिश करोगे। हालांकि ये ट्रैप भी है, आपको उतना नहीं, कि हाँ, पता चला कि रिसर्च में लग गए आप, वो नहीं गलती करनी है। सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट आपका अच्छा रहा, जो कि आपने 195 मार्क्स भी लिए, तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ क्या एक्सपेक्टेशन होता है बोर्ड का, जो आपने महसूस किया? सर बोर्ड एक जेन्युइन पर्सन जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है और ट्रुथफुल है, सिंसियर है, इन वैल्यूज़ को अगर हम दर्शा पाते हैं 30-35 मिनट का जो हमारा इंटरेक्शन रहता है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे हमारे रिव्यू में। और उसके अलावा बोर्ड ये भी देखता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डाइवर्स हो, और आप मिलनसार हों, आप ओपन टू कम्युनिटी, राइट। और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, ये वो इनफैक्ट ये मैटर करते हैं। और जब मैं मीडियम ऑफ इंटरव्यू चूज़ करके देता हूँ, तो मुझे उस मीडियम में एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट भी होना चाहिए। ये एक अच्छा इम्प्रेशन। ये यूपीएससी ने बहुत बड़ा ऑप्शन दे रखा है कि किस मीडियम में आपको देना है, एक्सप्रेशन क्या होगा। Yes. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप लैंग्वेज क्या ले रहे हो, है ना। इनफैक्ट वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यूपीएससी वांट्स यू टू बी गुड इन दैट मीडियम, वट एवर यू चूज़। तो बेसिकली जो ट्रेड्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, यस लाइक कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यस डिसीजन मेकिंग, ये जो तमाम चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो, दे टेस्ट अराउंड इट, राइट। वो आपको केस स्टडीज़ भी पूछेंगे जिसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स बाहर आते हैं। और सबसे ऊपर सर आपको जेन्युइन रहना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जेन्युइन इज़ द मोस्ट, ट्रूथफुलनेस इम्पोर्टेंट। ब्लफ करने की कोशिश करेंगे तो आउट हो गए। आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि ये मुझे नहीं पता, और हमें मतलब सभी को सब कुछ नहीं पता होता है। नितिन, आप कुछ टॉप 3-5 पॉइंट्स जो आप बताना चाहेंगे कैंडिडेट को, फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, जो उनको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में एक तो एक्सटेंसिव स्टडी होनी चाहिए, बट रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेबस विच इज़ स्पेसिफाइड बाय यूपीएससी, और स्टैटिक को रिवाइज करना है बार बार, और जो करंट अफेयर्स हैं उसमें न्यूज़पेपर और मॉक टेस्ट से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, और आंसर राइटिंग एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद होता है। अगर हमें लगता है मैं प्रेपरेटरी स्टेज में हूँ, इनिशियल 5-6 महीने, तो अभी दिस इज़ टू अर्ली टू राइट आंसर्स, क्योंकि अभी हमारे पास इतना नॉलेज बेस नहीं है। तो घबराना नहीं है अगर मैं नहीं लिख पा रहा, को पहले तैयार करना चाहिए। यस, आपको उतना नॉलेज बेस होना चाहिए ताकि आप एक मैच्योर्ड आंसर लिख सकें।
और फिर उसके बाद जो मेन फोकस रहना चाहिए हमारा फाउंडेशनल जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं सिलेबस को जब कवर करना है उसके ऊपर ध्यान रखना है, और क्या नहीं करना चाहिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फालतू की ये इस एग्जामिनेशन के अंदर ये सबसे बड़ी है कि क्या नहीं करना है। कुछ जो डिस्कशन हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है उसमें पढ़ करके हम टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से कवर करता है करंट अफेयर्स को, तो वो मोर देन एनफ है। और उसके अलावा जो एग्ज़ाम है ये ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आपको ध्यान रखना है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर हेल्दी और यू आर कॉन्फिडेंट, और उसके एक दिन पहले आपने एक अच्छी नींद ली है, और यू शुड हैव फेथ इन वंस प्रिपरेशन। मेन चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि न्यूज़पेपर जो है वो डेली खाने के जैसा है। अगर जो आपको हेल्दी रहना है तो डेली खाना खाना, राधा देन कि एक ही दिन खाना खा लिया तो कंपाइल की हुई चीज़ें उससे आपके लिए इंडाइजेशन भी क्रिएट कर देगी, राइट। इनफैक्ट सर ये जब मैं प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में था, कॉलेज के टाइम भी मैं कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ता था और कुछ टॉपर्स की वीडियोस, इंटरव्यूज़, तो एक ब्लॉग में ये लिखा था कि आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर रिलीजियसली। तो वो जो टर्म थी रिलीजियसली वो मेरे को स्टक कर गई, और मैंने भी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की है कि एक डिसिप्लिन न्यूज़पेपर रीडिंग में बना रहे, और उन्होंने जो टर्म रिलीजियसली यूज़ की थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नितिन, आपने जो ईमानदारी से अपनी सारी बातें रखी है, लोगों को शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम सक्सेस पिक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.